नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ को मतलब पति या पत्नी को मेंटल इलनेस हो तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। यहाँ इस वीडियो में मैं दोनों टाइप के लोगों के बारे में बात करूँगा, मतलब वो लोग जिनकी शादी के बाद उनके पार्टनर को मेंटल इलनेस हुआ हो या शादी से पहले से ही थोड़ा मेंटल इलनेस रहा हो और बाद में वो बढ़ गई हो। कई मामलों में ऐसा होता है कि शादी से कुछ साल पहले तक किसी पर्सन को मेंटल इलनेस थी और वो इलाज से काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी, पर शादी के कुछ टाइम के बाद जैसे कि बच्चा होने के बाद या उसके और कुछ साल के बाद मेंटल इलनेस दोबारा से लौट आती है। या तो सेम मेंटल इलनेस लौट आती है या फिर कोई नई मेंटल इलनेस पकड़ जाती है और वो कई बार पहले से भी ज्यादा सीवियर हो सकती है। तो ऐसे में जो पार्टनर हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या किया जाए, इस बारे में 12 अलग अलग टिप्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। क्योंकि मेंटल इलनेस से डील करना ना ही सिर्फ उस पर्सन के लिए जिसको कि ये बीमारी हुई है, ना ही सिर्फ उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, फैमिली मेंबर्स के लिए और खासकर कि पति या पत्नी के लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर कि उन केसेस में जहां पर बहुत शॉकिंग तरीके से किसी पार्टनर को पता चलता है कि उनके हस्बैंड या वाइफ को पहले से ही कोई मेंटल इलनेस थी और या तो उनसे छुपाया गया या फिर जिस लेवल तक उनको बताया गया कि प्रॉब्लम कितनी होगी उससे ज्यादा गंभीर वो प्रॉब्लम निकली। हालांकि इस वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि जब ऐसे में जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए, या शायद अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई बार हम मेंटल इलनेस को, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप और घर वाले सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो शायद मेंटल इलनेस दूर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में ये बात जरूर बता दूं कि कोई भी मेंटल इलनेस शादी की वजह से दूर नहीं होती। इनफैक्ट मैरिज मतलब शादी, निकाह, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है, तनाव का कारण बनता है उन लोगों के लिए जिनको पहले से मेंटल इलनेस रही है। चाहे वो कई साल पहले ही क्यों ना रही हो, चाहे कई सालों से दवा से वो कंट्रोल ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी शादी के बाद चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मेंटल इलनेस का रिलैप्स हो जाए। या जिन लोगों में कभी मेंटल इलनेस नहीं हुई उसके बावजूद भी शादी के बाद कई लोगों में मेंटल इलनेस पहली बार होती है। तो इसलिए शादी मतलब मैरिज एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, स्ट्रेस का, तनाव का कारण बनता है और कभी भी शादी से मेंटल इलनेस दूर नहीं होती। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी 2011 में जिसमें 19 देशों में जिन लोगों को मेंटल इलनेस थी उनके फैमिली, उनके रिलेशनशिप, उनके मैरिज के बारे में जब उन्होंने वैज्ञानिकों ने जांच करी, कई हजार लोग इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किए थे, तो ऐसा पाया गया कि मेंटल इलनेस का डिवोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है और ज्यादातर मैरिजेस जिनमें की मेंटल इलनेस होती है किसी पार्टनर को, वो मैरिजेस में डिवोर्स का रेट हाई रहता है, चांसेस कम रहते हैं कि वे मैरिजेस सक्सेसफुल हों। 18 अलग अलग मानसिक बीमारियों के पेशेंट्स पर यह शोध किया गया था जिसमें कि देखा कि जिन लोगों में शादी से पहले इन 18 में से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर रहा था, ये वो 18 मेंटल डिसऑर्डर थे जो कि बहुत कॉमन होते हैं, ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कई तरह की बीमारियां थी। तो ऐसा देखा गया कि ऐसी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं रहती जिसमें पहले से मेंटल इलनेस रही हो, खासकर कि उन केसेस में जैसा कि हिंदुस्तान जैसे देशों में होता है, मेंटल इलनेस को छुपा दिया जाता है। ऐसे में तो और भी रिस्की हो जाता है मैरिज को चला पाना। इसलिए मैरिज को मेंटल इलनेस का दूर करने का कोई जरिया नहीं मानना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपसे 12 टिप्स डिस्कस करता हूं मैरिज को लेकर, मेंटल इलनेस के जो कनेक्शन है उसको लेकर। मैं फिर कभी और वीडियोस में भी आपसे शेयर करूंगा कुछ बातें, पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस बारे में। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो ये कि अपने पार्टनर की मेंटल इलनेस के बारे में पूरी जानकारी लें, पूरा उसे समझें और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में डॉक्टरों से और खासकर इंटरनेट की मदद से पूरी जानकारी लें। क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है कि जिसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको सही ट्रीटमेंट मिले, सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाए।
क्योंकि अक्सर हो सकता है वो पेशेंट जिसको कि मेंटल इलनेस हुई है वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो लाइफ से, उसमें शायद इतनी ताकत क्षमता ना हो कि वो खुद अपनी बीमारी के बारे में जानकारी ले सके, और चांसेस इसके भी हो सकते हैं कि वो जो पार्टनर है जिसको मेंटल इलनेस है वो शायद ऐसा सोचता हो कि उसको कोई डिसऑर्डर है ही नहीं। तो ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि जो स्पाउस है, मतलब हस्बैंड या वाइफ जिसको कि मेंटल इलनेस नहीं है, वो उस पार्टनर की मेंटल इलनेस के बारे में सही तरह से जानकारी ले और उसके ट्रीटमेंट में सही तरह से उन्हें मोटिवेट करके डॉक्टरों से या जो भी जरूरत के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको कंसल्ट करके उनसे ट्रीटमेंट के बारे में जाने और सही ट्रीटमेंट दिलवाएं। और इसके लिए आप यूट्यूब, गूगल, बहुत सारे रिसोर्सेज की मदद ले सकते हैं। दूसरी टिप कि आप आपस में एक दूसरे से बात करें और देखें कि एक दूसरे को कैसे आप सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को डिसऑर्डर होगा उसे सबसे ज्यादा अपने पार्टनर के सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए बीमारी को डिनाई करके, बीमारी को नकार के, या लड़का या लड़की जो भी है उसके पेरेंट्स को दोष देके और इन सब लड़ाइयों में और इन सब संघर्षों में रहने की बजाय बेटर होगा कि दोषारोपण करने से दूर हटा जाए और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अब दोनों को इस बीमारी और उसके लक्षणों से डील करना है। और ऐसे में अगर पेशेंट को अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा तो ना ही सिर्फ वो खुद उन ट्रीटमेंट को ले पाएंगे, साथ ही जो पार्टनर है जिसे डिसऑर्डर नहीं है उनको भी हौसला बंधेगा और उन दोनों का आपसी संबंध भी मजबूत होगा। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के या पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम बन के उनको भी हेल्प करें और खुद का भी हौसला बनाए रखें। तीसरी टिप कि डायग्नोसिस को एक बहाना ना बनाएं या एक कारण ना माने जिससे कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए या टूट जाए। कई बार डॉक्टरों से या इधर उधर कहीं इंटरनेट पर पढ़ के ऐसा आपको शायद जानने में मिलेगा कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनका रिकवरी अच्छे से नहीं होता, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की बार बार जरूरत पड़ती है, उन पर दवाइयां एक टाइम के बाद असर लानी बंद कर देती हैं, इसके ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं ट्रीटमेंट के और पेशेंट को जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर को कुछ ऐसी बीमारी हो और डायग्नोसिस की वजह से उनका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अपने पार्टनर की मानसिक बीमारी में उसका साथ देते हुए डायग्नोसिस के तरह से ना देखकर पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, पेशेंट का जो भी ओवरऑल मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से निर्णय ले, उसके हिसाब से उनको सपोर्ट दें। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी में पेशेंट जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में रहेगा या जिंदगी भर दवाइयां लेगा, उसको और कोई हेल्प नहीं होगी। कई सारे पेशेंट्स में भले ही दवाइयां लंबी लेनी पड़े पर उनके पास्ट हिस्ट्री, उनकी प्रेजेंट वर्किंग या जो भी फंक्शनल स्टेटस है उसके बेसिस पे उनको अच्छा सपोर्ट देकर उनको ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सही इलाज मिलने की वजह से और खासकर पार्टनर के सपोर्ट की वजह से जल्दी और अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। इसलिए डायग्नोसिस को एक रीज़न ना बनने दें जिससे कि आप रिश्ता शायद तोड़ दें या आपस में बीच में कड़वाहट आ जाए। चौथी टिप कि मेंटल इलनेस के होते हुए भी, उसके होने के बावजूद आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं और एज अ पार्टनर या रिलेशनशिप में आपस का जो साथ है आप दोनों का उसमें ग्रो कर सकते हैं। मेंटल इलनेस होने के बावजूद आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, आप एक बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर को बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन या कुछ ऐसी बीमारी है तो अब वो आपको समझ नहीं सकते, आपकी सेंटिमेंट्स, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते या वो बिल्कुल भी अब अपने रिलेशन में ग्रो नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे आप पे और वो दिन ब दिन बस खराब उनकी हालत होती रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस के बाद उनका रिलेशनशिप और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि अपने पार्टनर को सपोर्ट करने का एक बहुत अच्छा रीज़न मिलता है जिससे कि धीरे धीरे रिलेशनशिप ग्रो करने लगती है और दोनों का जो संबंध है, दोनों के बीच की जो आपस की करीबी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका फ़ायदा कई सालों बाद उनके रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है, जिसमें कि ये देखा गया है
कई सारे शोध ऐसा बताते हैं कि जब पार्टनर्स अपने पार्टनर को हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं उनकी मेंटल इलनेस के दौरान, तो ऐसे में डिवोर्स रेट्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। मतलब उन रिलेशंस में ऑब्वियसली डिवोर्स नहीं होगा, भले ही डिसऑर्डर कितना ही सीवियर क्यों ना हो। तो इसलिए पार्टनर के नेचर, पार्टनर के सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि ये रिश्ता कितना अच्छे तरह से बढ़ेगा और कितना लंबा चलेगा। पांचवी और इंपॉर्टेंट टिप कि आपस का कम्युनिकेशन बनाए रखें। ऐसा ना हो कि पार्टनर के मेंटल इलनेस डायग्नोसिस होने के बाद या उसके पता चलने के बाद उसे घर भेज दें, उनसे बातचीत बंद कर दें और उनको समझने के जो भी रास्ते थे वो भी खत्म कर दें। आपस में बातचीत जारी रखें। एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, शिकायतें हैं, गुस्सा है, नफरत है, किसी भी तरीके की जो आपसी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें और उसको रिजॉल्व करने के बाद एक दूसरे पर ट्रस्ट और एक दूसरे पर अपना भरोसा, विश्वास बढ़ाएं, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर तरह से समझ पाएं, जान पाएं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, पहले किस तरह से उन्होंने समस्याओं से डील किया है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें रही हैं या होंगी आगे आने वाले टाइम में, कैसे उनको हेल्प किया जा सकता है। इन सब को समझने के लिए आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कट ऑफ कर लेंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर देंगे, वाइफ को, हस्बैंड को अपने घर भेज देंगे या उनका घर छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, इन सब से सॉल्व नहीं होगा। मेंटल इलनेस अकेले में अपने आप ही ठीक नहीं होती, उसके लिए हमें सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब पार्टनर के सपोर्ट से ज्यादा अच्छी रिकवरी होगी, इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखें। छठी इंपॉर्टेंट टिप, अपने पार्टनर को मेंटल इलनेस होते हुए भी उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको स्ट्रांग फील कराएं, उनकी खूबियों अच्छाइयों के लिए उनको एडमायर करें। चाहे तो आपस में या चाहे दूसरे लोगों के बीच भी उनको एडमायर जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि मेंटल इलनेस को उनकी कमजोरी, उनकी लाचारी समझकर उन्हें धिक्कारें, क्रिटिसाइज करें या उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दें। उनको एडमायर करते रहें, तारीफ करें, उनकी खूबियों को देखें और जितना भी वो एफर्ट ले रहे हैं मेंटल इलनेस से रिकवर करने में उसको अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहन बढ़ाएं उनका, उनकी तारीफ करें कि वो कितनी स्ट्रगल के बावजूद अपनी मेंटल इलनेस से रिकवर कर रहे हैं। इसलिए नकारने से, दूर करने से अपने पार्टनर को सॉल्यूशन नहीं होगा। अपने आप किसी दवा से वो ठीक हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, सोशल सपोर्ट जरूरी है। सातवीं टिप कि देखते रहें, जांच पड़ताल करते रहें कि आपका पार्टनर कैसे अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज कर रहा है, उसकी जो भी परेशानियां, जो भी स्ट्रेसेस हैं उसके बारे में उससे बात करें। मतलब हो सकता है कि आप अपने काम में, अपने दूसरे दिन भर की गतिविधियों में बिजी रहें और आप कहें कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है आप उस पर नजर नहीं दे रहे। लग रहा है कि शायद वो दवा से रिकवर कर तो रहे ही हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो शायद रिकवर कर ही रहे होंगे या होंगी, तो ऐसे में आप शायद अपना ध्यान उतना ना ले जाएं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि शायद आपको भी नहीं पता चलेगा उस पर्सन के मन में कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज जरूर होंगी, कुछ ना कुछ बेचैनी, चिंताएं जरूर होंगी। तो ऐसे में ध्यान देते रहें, उनकी प्रोग्रेस को नोटिस करते रहें, उनसे बात करते रहें कि वो कैसे रिकवर कर रहे हैं, कितना रिकवर कर रहे हैं, कौन सी चीजें उनके लिए आसान हो गई हैं, कौन सी चीजें मुश्किल हैं। ये नहीं कि बस उम्मीदों का बोझ डाल दें और उनको रिकवर होने का प्रेशर मिलता रहे और ऐसे में वो और ज्यादा स्ट्रेस में आकर कहीं आपसे कट ना जाएं। और हो सकता है कि अगर वो आपसे दूरी बनाएंगे या आप उनसे दूरी बनाएंगे तो हो सकता है उनकी बीमारी बढ़ जाए या उनका रिलैप्स हो जाए। तो ऐसे में एक दूसरे से बात करना और उनकी प्रोग्रेस के बारे में पता करते रहना जरूरी है, और वो कैसे डील करते हैं स्ट्रेसेस से ये भी जानना जरूरी है, ताकि या तो आप उन्हें सपोर्ट कर पाएं या फिर जहां से भी सपोर्ट मिलता है उन्हें दे पाएं। क्योंकि कई बार पेशेंट अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता, कई बार वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते क्योंकि वैसे ही मेंटल इलनेस की वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे। तो इसलिए दूसरों को बताना, दूसरों से बात करना, खासकर कि पार्टनर को इस बारे में पता चलना उनके लिए हेल्पफुल होगा, उनको हौसला मिलेगा। आठवीं और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा आपका अटेंशन डिमांड करते हो, उन्हें हैंडल करने में पूरा पूरा दिन खर्च हो जाता हो आपका। ऐसे में जरूरी है आप अपनी सेल्फ केयर रूटीन जरूर बनाएं।
अपना ध्यान जरूर रखें, अपनी ज़रूरतें, अपनी इमोशंस और अपना जो भी मेंटल पीस है उसका भी ख्याल रखें। अलग से टाइम ज़रूर निकालें जिसमें कि आप अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट और अपने दूसरे सोशल रिलेशंस पर फोकस बना सकें, उन्हें भी परस्यू कर सकें। घर में बच्चे हैं, दूसरे सगे संबंधी लोग हैं, उन पर भी बराबर ध्यान बना रहे, क्योंकि वो पर्सन जिसको कि मेंटल इलनेस है वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि अगर मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया तो कहीं मैं एक अच्छी पार्टनर ना साबित होऊं। हो सकता है कि मुझे एक अच्छे हस्बैंड या अच्छी वाइफ बने रहने के लिए सारा टाइम उनके पास अवेलेबल रहना ज़रूरी है, हमेशा उनको सुनना ज़रूरी है, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनके आसपास घूमना ज़रूरी है। जबकि ऐसा पूरी तरह से जरूरी नहीं होता। कुछ ही केसेस में ऐसा होता है, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को सारा टाइम आपकी जरूरत हो। पेशेंट को खुद भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हो सकता है कि पेशेंट आप पर डिपेंडेंट हो गए हों और इस वजह से भी उनको रिकवर करने में मुश्किल आएगी। तो उनके डिपेंडेंसी का सोर्स ना बने, उनके ब्लेम, उनके तरफ से आने वाला गिल्ट बहुत ज्यादा खुद पर ना लें। जरूरी है कि आपका पेशेंट एम्पावर किया जाए, उनके अंदर ताकत आए, स्ट्रेंथ आए कि वो अपने दिन भर की जो भी गतिविधियां हैं उनको खुद कर पाए। तो अगर वो बहुत ज्यादा आप पर डिपेंडेंट है तो ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़ा सा पीछे हटें और कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा थेरेप्यूटिक, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज उनकी सेट करें। थेरेपिस्ट से मिलना यहाँ पर बहुत यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट के साथ मिलके आप उनकी डेली रूटीन और जो भी एक्टिविटी शेड्यूलिंग है वो सेट करके उनको एक ऐसे एक्टिविटी लेवल को अटेन करा सकते हैं जिससे कि उनका जीवन सुचारू रूप से चले और बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल रहने की जरूरत ना हो। तो ऐसे में जरूरी है कि उनकी जो आप पर निर्भरता है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये उनकी रिकवरी में हेल्पफुल होगा। 9वीं और इंपॉर्टेंट टिप, अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करें। बहुत कॉमन होता है ये कि जब किसी पार्टनर को मेंटल इलनेस डायग्नोस होती है तो हमारी बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं टूट जाती हैं। बहुत कुछ हमने सोचा था, बहुत कुछ हम प्लान कर रहे थे, वो सब अब हमें शायद नहीं मिल पाएगा, या तो कभी नहीं मिलेगा या शायद कई महीने, सालों तक हमें वो अचीव नहीं होगा। हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ध्यान रखें कि जब मेंटल इलनेस डायग्नोस होती है तो ऐसे में उस पार्टनर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती कि वो आपकी पर्सनल और दूसरी नीड्स को पूरी तरह से पूरा कर पाएं या पूरा कर पाएंगे। इस आशा में नहीं रहा जा सकता। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको पहले की ही तरह उतना ही प्यार दें, उतना ही आपकी ज़रूरतें पूरी करें, उतना ही आपके साथ रहें। तो एक धक्का तो पहुंचता है, एक चोट तो पहुंचती है। काफ़ी कुछ अनफॉर्चुनेट, अनप्रिडिक्टेबल सा आपके साथ हुआ है, हो चुका है और आगे भी होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम तक इमोशनली और प्रैक्टिकली, फिजिकली अवेलेबल ना हो। ऐसे में आपकी फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो पाए इसकी भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे में धैर्य बना के रखना और अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना, वास्तविक बनाना, प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी इलनेस किस टाइप की है, कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कितना साथ दे पाएंगे, कितना आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, कितना आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो अपनी उम्मीदों को भी लिमिट करें, रियलिस्टिक बनाएं और साथ ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा नफरत, गुस्सा ना भरें। ये ना कहें या ये ना सोचें कि वो कर तो सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं, बहाना ढूंढते हैं, मौका चाहिए, या किसी तरह से बस नाटक कर रहे हैं। ऐसा ना सोचें, क्योंकि वो पर्सन की मेंटल कंडीशन जो है वो इतनी शायद ना हो कि वो आपको हर तरह से रेसिप्रोकेट कर पाए, आपके लिए अवेलेबल रहें। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना जरूरी है ताकि सही तरह से रिश्ता चलता रहे। 10वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, बहुत कॉमनली लोग इससे डील करते हैं, और वो ये कि अपने पार्टनर को उनकी प्रॉब्लम्स, उनके जो भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं या उनकी बीमारी के लिए ब्लेम ना करें, दोष ना दें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लापरवाह हैं, ये तो पहले से ही ऐसे थे या थी, ये तो बेकार की चिंताएं करती रहती है, इसको तो बस हर छोटी छोटी बात पर चिंताएं करना, सोचने की आदत है। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम, उनकी बीमारी डायग्नोज हो गई हो या नहीं हुई हो, एक डायग्नोसिस मिला हो या एक से ज़्यादा डायग्नोसिस मिले हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स आपको लगे कि जैसे वो उनके कंट्रोल में है, पर मेंटल इलनेसेस बहुत हद तक, इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में
ब्रेन केमिकल्स और ब्रेन में आए दूसरे चेंजेस की वजह से होती हैं, जिन पर उस पर्सन का पूरा कंट्रोल नहीं होता। ओसीडी, स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर, इनफैक्ट एडिक्शन जैसी बीमारियां भी पूरी तरह से पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती, स्पेशली तब जब पेशेंट थेरेपी नहीं ले रहा है, जहां उसने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन करना सीखा ही नहीं है कि अपने सिम्टम्स को कैसे मैनेज करे। केवल वो दवाइयों पर निर्भर है और दवाइयों से आस लगाए बैठा है पेशेंट। तो ऐसे में और भी मुश्किल हो जाएगा कि वो पेशेंट अपनी तरफ से कोई एफर्ट ले। तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं कि ये चाहे तो कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं, अगर ये विल पावर रखें, स्ट्रांग रहें तो सब प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इस तरह से ब्लेम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मेंटल इलनेसेस अगर इस तरह से कंट्रोल हो जाती तो वो होती ही क्यों, वो होती ही इसलिए है क्योंकि ब्रेन, बॉडी, माइंड हर तरह से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं, जिस वजह से पेशेंट सफर कर रहा होता है। और वैसे भी आप ब्लेम करके ना रिश्ता सुधार पाएंगे, ना उनकी बीमारी दूर कर पाएंगे, रिश्ता भी बिगड़ता जाएगा। तो इसलिए एम्पैथी मतलब हमदर्दी रखनी जरूरी है, कंपैशन रखना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। अगर आप उनकी बीमारी और उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही ब्लेम करेंगे। इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक लेवल पर, एक पॉइंट पर, एक टिप पर काम करेंगे तो बाकी पर भी काम करने का हौसला बढ़ेगा, और बाकियों पर काम करके भी आप कलेक्टिवली एक साथ अपने पेशेंट, अपने फैमिली मेंबर की, अपने पार्टनर की हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट 11वीं इंपॉर्टेंट टिप, थेरेपिस्ट से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, कपल काउंसलिंग जरूर लें। अपने फैमिली मेंबर मतलब अपने पार्टनर, उनके लिए भी काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी हो सकता है कई केसेस में। साथ ही आपस के जो इश्यूज आ रहे हैं उन पर भी काउंसलिंग ली जाए। ये नहीं कि बस बीमारी के लिए वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लेता रहे और आप उससे दूर हो जाएं। आपको लगे कि थेरेपी की तो उनको जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपस के रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों के बीच जो इतना क्लैश आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स जो मैंने डिस्कस की और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे होंगे और जो होती हैं, उनको भी आपस में रिजॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि जब तक कलेक्टिवली आपस की प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होंगी, उनको टारगेट करके बदलने की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक बहुत सी समस्याएं दूर नहीं होंगी। हो सकता है वो पेशेंट का मेन जो स्ट्रगल, जो स्ट्रेस है, वो इसी बात से हो रहा हो कि वो चाहते हो कि उनका पार्टनर उनको ढंग से समझे, उनको सपोर्ट करे। तो ऐसे में एक साथ काउंसलिंग में, थेरेपी में आने से, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही लें, चाहे कुछ ही सेशंस लें, थोड़े टाइम तक थेरेपी में रहने से ना ही केवल आपको उन्हें समझने में मदद मिलेगी, अपने पार्टनर को, साथ ही पार्टनर को भी बहुत हौसला मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिश्ते पर आने वाली जो चोट है उसको बचाया जा सकता है। बहुत सारे रिश्ते मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस के बाद इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। किसी न्यूट्रल पर्सन, किसी प्रोफेशनल की मदद से वो अपनी और अपने पार्टनर की समस्याओं को समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से न जाने क्या क्या बातें दिमाग में भर जाती हैं और रिश्ते में कड़वाहट आती है। इसलिए रिश्ते पर असर ना आए, इसके लिए कपल काउंसलिंग लेना जरूरी हो सकता है। 12वीं इंपॉर्टेंट और इस वीडियो की लास्ट टिप, इन सब अनुभवों से सीखने पर जोर दें। आपके जीवन में ये जो घटना घटी है कि आपके पार्टनर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है, ध्यान दें कि इन सब घटनाओं से, उनके डिसऑर्डर और रिश्ते में आए इस बदलाव से अब आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप खुद स्ट्रांग बन सकते हैं और कैसे सीख समझ सकते हैं कि अब लाइफ को आगे कैसे लीड किया जाए, कैसे जिंदगी बिताई जाए और इन सब चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद लाइफ में कैसे ग्रो किया जाए और सब चुनौतियों के बावजूद, प्रॉब्लम्स और समस्याओं के बावजूद रिश्ते को कैसे बनाकर रखा जाए। इस पर अगर आपका ध्यान होगा तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बेटर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे, मजबूत बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे। बजाय रिएक्ट करने के, रोज लड़ने के, दोष देने के, धिक्कारने के, क्रिटिसाइज करने के, मन में इतनी कड़वाहट लाने के, इन सब चीजों की बजाय देखें कि आपके पार्टनर को जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हेल्प करके और खुद को भी हेल्प करके आप कैसे एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इन सब चीजों से सीखकर और ज्यादा लाइफ में पॉजिटिव बन सकते हैं। ये पूरी घटनाएं आपको जीवन के बारे में, खुद के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या समझाएगी, क्या सीख देगी और कैसे आप ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा पॉजिटिव पर्सन बन के निकलेंगे। और इसी से जुड़ी है मेरी इस वीडियो की 13वीं और बोनस टिप
कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं अपने पार्टनर के साथ और खुद के साथ भी अपने लिए स्पिरिचुअली ग्रो करने का रास्ता तैयार करें। स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनने से ज्यादा हौसला मिलता है खुद को भी और पार्टनर को भी। तो साथ में एक दूसरे के साथ जो संबंध है, जो आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढें। अपने रिलीजन में से ताकत लें, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आप अपने गॉड से या किसी भी दूसरे पंथ को या किसी भी चीज को आप जो फॉलो करते हैं उनसे स्ट्रेंथ लें। अपने गुरु को सुने, उनके पास जाएं, उनकी बातें सुने, देखें और स्ट्रेंथ लें। इनफैक्ट आपके पार्टनर का मेंटल डिसऑर्डर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। ज्यादा अच्छी वैल्यूज आप डिस्कवर कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रांग और ग्राउंडेड हो पाएंगे, मतलब आप जमीन से जुड़ेंगे। क्योंकि एक बात तो साफ है, जो भी पार्टनर आपको मिले हैं, हो सकता है किसी नई मैरिज या किसी और नए रिश्ते में आपको ये समस्याएं ना मिले, पर जितना अच्छा आप इस रिलेशन में ग्रो कर सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा और बहुत हाई हैं कि आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग, आपके पार्टनर और आप खुद एप्रिशिएट करेंगे कुछ सालों के बाद कि कैसे आपने इन संघर्ष, इन चुनौतियों का सामना करके खुद को संभाले रखा, खुद को बेटर बनाया और कैसे आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के मूल्यों को, जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको हासिल कर सके। क्योंकि नए पार्टनर के साथ भी बहुत सी चुनौतियां होंगी और नए पार्टनर के साथ भी चांसेस हैं कि नए तरीके के तनाव आप झेल सकते हैं, फेस कर सकते हैं। हालांकि इस पॉइंट पर काफी डिबेट हो सकती है, काफी बहस हो सकती है, इसलिए मैं इस पॉइंट पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर फिर भी इस पॉइंट को एम्फेसाइज करना जरूरी है कि अगर आप अपने इस पार्टनर पर फोकस करेंगे तो चांसेस हाई हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग और ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। इस तरह की और भी मेंटल इलनेस और मैरिज से रिलेटेड जानकारी मैं आगे शेयर करूंगा, तो उसके लिए वीडियो लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।